मैं माफ़ी मांगता हूँ मुस्तफ़ा के उस पेरेंट्स से। मेरे से अनजाने में ये गलती हुई है। मुस्तफ़ा से भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा को बेदर्दी से जिंदा जलाया। मरकजी मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश एतराब जुर्म कर दिया। पर क्या बना इस केस का? पहले रोज से लेके और आखिर रोज तक जो इसका रवैया था ना, रूड बिहेवियर था। लेकिन अभी इसका जो शेप है ना बॉडी लैंग्वेज का, ये बिल्कुल ऐसा हो गया श्रिंक। इसको समझ आ गई है कि बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ वो मान भी रहा है कि मैंने मुस्तफा को मारा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। केस में जितना किरदार अरमगान का है उतना ही इसका भी, शिराज का। अब देखें वो शिराज उसको क्या कह रहा है, बड़ी सुनने वाली बात। अरमगान अब कह रहा है इंटरव्यू में हमें देते हुए कि भाई मुझे शिराज ने कहा उसको गोली मारो, किस्सा खत्म कर। मुस्तफा को सर पे गोली मारो और किस्सा खत्म कर दो। मुस्तफ़ा उस वक्त गाड़ी में जिंदा था। मुझे शिराज ने बोला था इसको गोली मार दो, फारुक कर दो। मैंने उसको गोली अपने हाथ से नहीं मारी कि मुझे उसको मारना नहीं था। उसने ये बात मान ली, ये बात मान ली जो मैं पहले भी कहता था कि जब डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। इसने उसकी चलती सांसों को छीन लिया। मैं आपको उसके उन जुमलों में नहीं बता रहा जो इंतहाई शर्मनाक है, बंद अल्फाजों में ये बातें बता रहा हूँ कि हम कमरे में थे। जुमा ने मेरे साथ मुझे जो नाजुक आज़ा है उस पर मुझे कोई चीज़ मारी या मुझे काटा, ठीक है। ये बात हम दोनों के दरमियान थी। अगले दिन मुझे ये बात मुस्तफ़ा ने, मतलब मुझे केले का छिलके वाला एक इमोजी भेज दिया। जुमा जिसका नाम है वो भी मौजूद थी। थोड़ा बहुत उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे बेसिकली मुझे ब्लो दी थी, और ब्लो ने मेरे को डैमेज किया था। आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था, जिससे उसने ये जाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में जुमा के साथ मुलविस था। सर, इसके इंटरव्यू करते हुए आपको कितनी चीज़ें प्लांटेड लगी हैं? प्लांटेड उसकी तरफ से हैं। वो बनावटी अपने आप को इस तरह दिखा रहा है कि लोगों की नज़र में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। ये कोई मामूली खराश थोड़ी आई किसी को, दुनिया से चला गया एक नौजवान, हंसता बसता दुनिया से चला गया। एक तरफ अपनी निदामत जाहिर कर रहा है, और आप देखें कि किसी को मारने के बाद यह आते ही मसाज करवा रहा है। जब पुलिस घर में घुसी तो क्या कर रहा था वो घर के अंदर? तो ये कौन सी निदामत है भाई? ये जब तक अंदर रहेगा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे पकड़ा गया। क्योंकि जो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है ना, कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, वही पकड़ा जाता है। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बारे में। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अरमगान का पहला इंटरव्यू करने वाले सीनियर सहाफ़ी जो हैं ज़ुहैब जेजा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या बना इस केस का? अच्छा देखिए फराज, अब इसमें नई पेशरफ ये है कि इसका हमने इंटरव्यू किया है, ठीक है, अरमगान का। तो इसमें इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही अलग है। ये समझने वाली बात है। जो इसका पहले रोज से लेके और आखिर रोज तक जो इसका रवैया था ना, वो बहुत ही अजीब सा था। यानी कि बहुत ही रूड बिहेवियर था, बहुत ही बदतमीज़ाना रवैया था, और चिड़चिड़ापन था। लेकिन अभी इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो शेप है ना बॉडी लैंग्वेज का, ये बिल्कुल ऐसा हो गया श्रिंक। यानी कि अब ये जाहिर कर रहा है, या ये अपना एक नैरेटिव बना रहा है कि अब इसको समझ आ गई है कि बचने का कोई रास्ता नहीं। तो अब ये इस तरफ जा रहा है कि मैं ऐसा गेस्चर दूं लोगों के सामने कि लोगों को लगे कि मैंने जो मुस्तफ़ा को, एक तरफ वो मान भी रहा है कि मैंने मुस्तफ़ा को मारा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी मांगने वाला तो ये केस ही नहीं है ना, ये तो मर्डर का केस है। किसी को आपने जान से मार दिया ना फराज, और इस तरीके से ये जान से मारने वाला केस हुआ ना, ये तो मर्डर केस नहीं हुआ। सॉरी, ये तो मर्डर केस है। ये जान से मार दिया आपने किसी को। ये कोई मामूली खराश थोड़ी आई किसी को, दुनिया से चला गया एक नौजवान, हंसता बसता दुनिया से चला गया। अच्छा, अब उसने बताया क्या फराज? अब ये बड़ी सुनने वाली बात है। अच्छा देखिए, वो शुरू से बता रहा है कि मैं अरमगान वल्द कामरान कुरैशी फलानी जगह पर रहता हूँ, और मैंने न्यू ईयर की पार्टी शुरू हुई
और वहाँ पे मेरे साथ जो है वो उसने ज़ूमा का नाम लिया कि मेरे साथ ज़ूमा थी और हमारे दरमियान कुछ जो है वो कुर्बत पहले से ही थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। उसके बाद जो है वो उसने बताया कि फिर मैंने उसको घर बुलाया, फिर वहाँ पे फिर हमारी जो है वो क्लोजनेस हो गई। इस दौरान जो है वो हमारे कमरे की जो बात थी, क्योंकि मैं आपको उस उसके उन जुमलों में नहीं बता रहा जो इंतहाई शर्मनाक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक मतलब मोतबर प्लेटफॉर्म है, लोग कर जाते हैं ऐसी बातें, लेकिन मुझसे ऐसी बातें नहीं होती, इसलिए मैं आपको बहुत ही बंद अल्फाजों में ये बातें बता रहा हूँ। यानी कि हम कमरे में थे और कमरे में ज़ूमा ने मेरे साथ मुझे जो है वो एक मेरे जो नाजुक आज़ा है उस पे मुझे जो है वो उसने कोई चीज़ मारी या मुझे काटा, ठीक है? तो उसके बाद ये बात हम दोनों के दरमियान थी। अगले दिन मुझे ये बात मुस्तफ़ा ने मतलब मुझे केले का छिलके वाला एक इमोजी भेज दिया। एक पुरानी मेरी जानने वाली लड़की ज़ूमा जिसका नाम है, वो भी मौजूद थी। थोड़ा बहुत उसके साथ फिज़िकल रिलेशन भी था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे ब्लो दे रही थी और ब्लो उसने मेरे को डैमेज किया था। तलफ़ा आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था, जिससे उसने ये ज़ाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में ज़ूमा के साथ मुलव्विस था। उसके बाद फिर उसने मुझे भेजा, तो पहले मैंने इसको बुलाया और उसको मारा कि तुमने जो है वो इस दौरान मेरा कॉल सेंटर बंद था। अच्छा, ये सब पुरानी बातें, नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा शॉर्ट बताता जा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया कि भाई फिर मैंने जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, उसके बाद जो है वो मेरा कॉल सेंटर भी बंद हो चुका था। मुझे ये था कि मेरी कॉल सेंटर के अंदर कोई रैकी करके कोई बाहर इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। तो मैंने पहले ज़ूमा को बुलाया, पहले मैंने उसको बहुत मारा पीटा, फिर शिराज को बुलाया, हम इसे बंद करवा रहे थे, हमने वीड भी मंगवा ली थी, लेकिन बाद में हमने इसे एनएमसी भेज दिया। एनएमसी जाने के बाद हमने उसे बताया कि तुमने क्या करना है, किस तरह पुलिस को डॉज करा के घर तक पहुँचना है। खैर उसने भी वही किया। उसके बाद फिर उसने मुस्तफ़ा को बुलाया और मुस्तफ़ा आया, और मुस्तफ़ा जब आया तो मुस्तफ़ा को भी उसने उसी बेदर्दी के साथ उसने मारा। फिर उसने कहा कि मुझे शिराज ने, ये एक नई बात है फराज, ये सुनने वाली बात है, ये अब से पहले मैंने भी नहीं सुनी। मतलब कि जो कह रहे थे ना उसको वादा माफ गवाह बना ली, ये तो बिल्कुल उसके साथ उसका सेकंड मरकजी मुल्जिम है। यानी कि इसका किरदार और अरमगान का किरदार जो है ना, वो बिल्कुल आप उसको ये समझें कि दोनों एक ही है, दोनों का किरदार एक ही है। यहाँ पे इसको अलग अलग जो हम कर रहे हैं ना, ये गलत है। केस में जितना किरदार अरमगान का है उतना ही इसका भी है, शिराज का। अब देखिए वो शिराज उसको क्या कह रहा है, बड़ी सुनने वाली बात। अरमगान अब कह रहा है इंटरव्यू में हमें देते हुए कि भाई मुझे शिराज ने कहा उसको गोली मारो, किस्सा खत्म कर दो, मुस्तफ़ा को सर पे गोली मारो और किस्सा खत्म कर दो। तो मैंने इस दौरान बालकनी में गया और मैंने कोइन से टॉस किया, तो उसमें आया कि मुझे इसको सर पे गोली नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं इसको वहाँ से लेके चला गया और उसके बाद मैंने घर से जो है वो बोतल उठाई और फिर मैं इसको लेके वही रास्तों से लेता वहता मैं वहाँ गया। फिर वही मैंने तो पेट्रोल आगे डाला, मैंने पेट्रोल पीछे नहीं डाला, लेकिन उसने ये बात मान ली, ये बात मान ली जो मैं पहले भी कहता था कि जब डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, इसने उसकी चलती सांसों को छीन लिया। इसको पता था वो बच सकता है, लेकिन फिर भी उसने उस गाड़ी को जो है वो उसके अगले हिस्से में आग लगा दी। जब मुस्तफ़ा चीज़ें बता नहीं रहा था कोई, और वो एडमिट था, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। इस दौरान मैं अपनी गैलरी में गया था, मैंने वहाँ एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस इसलिए क्योंकि या तो मैं उसको छोड़ता या तो मैं उसको नहीं छोड़ता। जब मैंने वो कॉइन टॉस किया तो उस कॉइन टॉस में आया कि इसको नहीं छोड़ता। मैंने उसको फिर उठाया वहाँ से, शिराज मेरे साथ मौजूद था, उसके अपने पाँव बांधे, चीज़ें बांधी, तो मेरे दिमाग में यही आया कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर। रास्ते में हमें कोई भी रुकावट नहीं आई, ढूंढते ढूंढते फिर हमें एक अंदर ऐसी जगह मिली जहाँ
रोड से भी किसी को नज़र नहीं आता और गाड़ी भी अंदर जाके पार्क हो गई थी। मुस्तफ़ा उस वक्त गाड़ी में ज़िंदा था। मुझे शिराज ने बोला था इसको गोली मार दो, फारिग करो। मैंने उसको गोली अपने हाथ से नहीं मारी क्योंकि मुझे उसको मारना नहीं था अपने हाथ से। उस टॉस में जब मैं कंसल्ट कर रहा था कि अगर अल्लाह की वाकई मर्ज़ी है तो मैं ख़ुद इसको नहीं मारूंगा अपने हाथ से। डिग्गी हमने बंद कर दी थी गाड़ी की। गाड़ी का जो फ्रंट गेट था, कि जो स्टीयरिंग साइड थी, वो स्टीयरिंग साइड से मैंने जो आधा बॉटल पेट्रोल था मैंने वहाँ फेंक के गाड़ी की फ्रंट साइड को टॉर्च किया था। बकौल इसके मैंने अगले हिस्से में आग लगाई। मैं गाड़ी को अगले हिस्से में आग लगा रहा था। मैंने मुस्तफ़ा पे तेल नहीं छिड़का, बल्कि मैंने गाड़ी पे तेल छिड़का है। क्यों लगा रहा था अगले हिस्से? ये समझें बातों को। ये गोल मोल बातें करना और उसका जो उसने जो मतलब बातें बताई हैं ना, उसकी बातों से ये लगता है कि बड़े दिमाग के साथ वो ये बातें कर रहा है। मतलब हाजिर दिमागी जिसको कहते हैं ना, अपनी हाजिर दिमागी इस्तेमाल कर रहा है बयान देते हुए, और पूरा एक मतलब तसलसल बना रहा है बातें करते हुए। उसकी बातों से ये लग रहा है फराज कि वो तसलसल बना रहा है। मतलब जो नैरेटिव बना हुआ है उसके अगेंस्ट, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टूट नहीं सकता। कैसे टूटेगा मुझे बताएं? मतलब सारी चीजें तो आपके खिलाफ हैं, कुछ बचा ही नहीं ना, अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ, उसने एतराफ़ कर लिया कि मैंने उसको मारा है, मान लिया फराज कि हाँ मैंने मारा है, और लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने उसको मुझे मारना नहीं चाहता, मैं उसको मारना नहीं चाहता। तो भाई क्या करना चाहते थे आप? इतनी बेदर्दी से तो आपने इसको घर में उस पर तशद्दुद किया, जुमा पे तशद्दुद किया आपने। तो आप मारना नहीं चाहते थे तो फिर आप क्यों घर से लेके इसको मतलब बलूचिस्तान पहुंच गए? सर दुरेजी क्यों इंतखाब किया, ये जरा आपने पूछा? उसने कहा कि भाई मैंने मैप पे लोकेशन डाली कि मैं ऐसी कोई सुनसान जगह देखूं जहां मैं इसको वहां पे इसके साथ में कुछ भी करूं, व्हाटएवर। तो उसने कहा कि मैंने जो है वो जब लोकेशन डाली तो मुझे बलूचिस्तान के अंदर और कराची से करीब मुझे ये लोकेशन मिली जहाँ पे मुझे नज़र आया कि ये सुनसान जगह या कुछ भी नहीं है। तो मैंने नेट तो आपको पता है वो घर में ही इस्तेमाल करता था। उसके पास फ़ोन पे नेट, उसने लोकेशन डाउनलोड कर ली। ज़ाहिर लोकेशन आप खोलते हैं ना, ऑफलाइन भी चलती है, ऑफलाइन पे लोकेशन आ गई। फिर उस लोकेशन के ऊपर पर चलता चलता दोरेजी पहुँच गया। सर पॉसिबल है पहुँचा तो दोरेजी पहुँचने के बाद भी वो कच्चे में काफ़ी आगे चल कर गया। यानी कि उसने वहां पर भी उस जगह का इंतखाब किया जहाँ मिट्टी के टीले बने हुए थे, कुछ झाड़ियां थी, उसके पीछे जो है वो गाड़ी को उसने जो है वो आग लगाई, जिससे मतलब पता नहीं चलता कि भाई कोई गाड़ी में आग लगी है क्या है। धुआं ही नजर आएगा ना आपको, बहुत ज्यादा रात का टाइम है, वो भी सुनसान इलाके में, इतनी ज्यादा गाड़ियों की आमदरफ भी नहीं है। अगर गाड़ियों की आमदरफ होती तो फराज वो अगले आधे घंटे 1 घंटे बाद वो कराची पहुंच जाता। वो उसको खुद वहां पे रुकना पड़ा क्योंकि उसको कोई बिठा के सवारी देने को तैयार नहीं था। तो ये सारी बातें जो है ना फराज उसने की है, और आखिर में उसने मुस्तफ़ा के अहल खाना से जो है वो माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने का इसमें कोई काम ही नहीं है। मतलब आप मारने के बाद माफ़ी मांगने का कोई बनता ही नहीं है ना, कोई सेंस ही नहीं है। मतलब क्या इससे क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि मतलब गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दें, ये तासुर देना चाह रहे हैं? मैंने इस वजह से उस वक्त गाड़ी को नहीं देखा खुद, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। अगर वो खुदा की मर्ज़ी होती तो वो आग जलती, खुदा की मर्ज़ी होती तो वो बुझ जाती। फिर मैं होटल पे पहुँचे। होटल पे पहुँचने के बाद वहाँ होटल वाला ने बोला कि एक बस आ जाएगी, उससे आप कराची चले जाओ। बस आई नहीं, मेरे पास गन भी लगी हुई थी, तो होटल वाले थोड़े मशकूक हो गए थे। फिर हम वहाँ होटल से भी वॉक करना स्टार्ट हो गए। हम आगे पीछे पहाड़ियों पे से चलते हुए फिर हम रोड से कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक सुजुकी वाला आया, बस सुजुकी वाले को हमने रोका। सुजुकी वाले को रोक के उसके साथ हम वापस घर आ गए। मेरे से एक गलती हुई है जिसका मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में जो हरकत की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम वेरी सैड एंड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड। मैं माफ़ी मांगता हूँ मुस्तफ़ा के उस पेरेंट्स से। मेरे से अनजाने में ये गलती हुई है। मुस्तफ़ा से भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था। सर इसके इंटरव्यू करते हुए आपको कितनी चीज़ें प्लांटेड लगी हैं? देखिए प्लांटेड उसकी तरफ से हैं, उसकी तरफ वो इस तरह से हैं कि वो अपना बयान का जो देने का उसका स्टाइल
और जो उसके चेहरे की में मासूमियत जो वो लाया और उसके लबो लहजे में जो एक नरमी आई, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो बनावटी अपने आप को इस तरह दिखा रहा है कि लोगों की नज़र में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए मासूमियत का, और अपनी 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 जो शैतानियत है उसको छुपाने का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो उसने किया है सारा, तो सर वो कॉल सेंटर वाला मामला फिर किधर गया? देखिए कॉल कॉल सेंटर में सेंटर वाकई वाला से मामला इन्होंने और नोट कमाए FIA हुए में हैं। चल रहा है, और इसने नोट वैसे कमाए इतने, ये बताया इसने ये बात? वो तो सारी चीजें FIA में भी सामने आ गई ना। वो ये तो अपने मुंह से इस चीज का इकरार कर रहा है। वो ये ना करे उससे क्या होता है, वो तो सारी चीजें पेपर पे है ना। इतनी सारी कंपनियां निकल आई और वो मर्चेंट अकाउंट निकल आए, और इतनी ज्यादा आपकी हुंडी हवाले की रकम आपने इतनी घुमाई है, तो सारी चीजें आ गई, बिटकॉइन की मशीन आपके पास से आ गई, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो सब चीजें ज़ाहिर है वो FIA नहीं करना था, और FIA ने कर लिया, बहुत अच्छा सर केस। तो क्या वजह थी, इतनी कौन सी इसको खार थी कि इसको दुरेजी ले जाके दुरेजी के इलाके के अंदर जलाया गया है? देखें फराज, अब ये देखें, बात ये कभी कभार बात ये कभी कभार इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की ही हरकत करते हैं। आप उनसे कोई छोटी हरकत का वो तवक्कात नहीं रख सकते, वो इसी तरह के काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो खाली दिमाग होता है ना, वो आपसे फिर इसी तरह के काम कराता है। ये मैं बार बार कहता हूँ। अब देखिए वो आप क्या करता, आपको क्या लगता है वो उस घर में जो सारा असला पड़ा हुआ वो सारी रात हवाई फायरिंग कर रहा होता, या वो असला लेके घूमते हुए फायरिंग कर रहा होता? तो उसने ये जो काम किया ये भी छुप छुपा के किया है ना। ये कौन सा उसने इतना जो वक्त लग गया, ये भी इसका जो दिमाग था, और इसकी इसने वजह जो चीज़ों को छुपाया और चीज़ों को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया, और जो सारे एविडेंस थे उसको उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये बचता ही तो रहा। लेकिन इसको ये थोड़ी पता था कि मैं फिर भी हाथ में इसको ये बात तो ये एक्सेप्ट, मेरा ख्याल है ये बात ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होगा कि मैं पकड़ा कैसे गया। ये जब तक अंदर रहेगा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे पकड़ा गया, क्योंकि जो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है ना, कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, वही पकड़ा जाता है। सर पुलिस रेड के बारे में क्या बताया इसने? हैं? जब पुलिस ने रेड किया इसके घर पे, वो तो सारा इसकी सोच में ही जो था। रेड किया वो तो सारी CCTV सामने आ गई ना। और ये सारी बातें मैं पहले बयान भी कर चुका हूँ, इसमें कोई बात इधर से उधर नहीं। CCTV में तो अब कुछ बचा ही नहीं। देखिए हम ये कहेंगे पुलिस आई और क्या हुआ, फराज वो तो सब नजर आ रहा है कि पुलिस आई, दरवाजा खुल नहीं रहा था, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है बाकायदा गाड़ी की टक्कर मार के, फिर पुलिस अंदर घुसी है, इसको पता ही नहीं था, और ये अंदर क्या कर रहा था वो सब CCTV में नजर आ रहा है। ये किसी को देखे ना, एक तरफ अपनी निदामत जाहिर कर रहा है, और आप देखें कि किसी को मारने के बाद यह आते ही मसाज करवा रहा है, फिर घूमने निकल गया, पता नहीं वहां क्या क्या इसने जो है वो रंगबाजियां दिखाई होंगी, की होंगी, क्या करने गया होगा। फिर जब यहाँ पर आया, जब पुलिस घर में घुसी तो क्या कर रहा था वो घर के अंदर। तो ये कौन सी निदामत है भाई? अब पकड़े गए तो आपको एहसास हो रहा है बचा कुछ नहीं है आपके पास करने को, सारी चीजें आपके खिलाफ हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब चीजें खिलाफ हो जाती है ना, तब फिर आपके पास यही एक वो होता है कि आप कहें कि मुझसे गलती हो गई। तो अब गलती हो गई तो भुगतो भाई, सजा भुगतो जो है। इस केस का इख्तिताम क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए केस का क्योंकि आप लोगों के सामने इसने इस चीज का एतराफ कर लिया, लेकिन कोर्ट के अंदर जाके एतराफ नहीं किया कि मैंने मारा। देखिए ये कोर्ट में भी एतराफ हो जाएगा। अब उसके कोर्ट के एतराफ़ी बयान की मेरा नहीं ख्याल इसके पास ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत है इसके लिए, ये आखिरी कील ठोकना साबित थी, ये हो चुकी है। अब केस ट्रायल होगा, ट्रायल में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती ये वक्त बताता है। कबल अज़ वक्त बैठ के मैं और आप इस पर डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है ये भी बात करना नामुनासिब है। वक्त पे जब चीज़ें चलेंगी अदालत में तो सामने आती रहेंगी क्या है क्या नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो देखें अपना केस बनाकर पेश कर दिया। इतना और आज मेरा ख्याल है कि चालान भी जमा हो गया, इंटीरियम चालान जिसको हम अबूरी चालान कहते हैं वो भी जमा हो गया। तो अब देखते हैं उसमें क्या चीज़ें चलती हैं, अदालत है ना। सर केस मजबूत है, देखिए केस भी मजबूत है, एविडेंस भी ठोस हैं। बाकी देखें, बाकी तो अचानक शराज भी जाएगा साथ ही, है? शराज भी साथ ही जाएगा, जाना तो उसको भी साथ चाहिए। अब अचानक से अगर कोई चीज़ कोई ऐसी अनोखी मंतक सामने आ जाए तो भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो आ जाती हैं कभी कभार सामने। अगर आ गई तो पता नहीं, लेकिन अब तक तो मेरा ख्याल है कि केस मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया।
नाज़रीन, ये थे ज़ुहैब जेजा साहब। इन्होंने बताया कि अरमगान का इन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू किया और जिसके अंदर उसने एतराफ़ किया है कि मुस्तफ़ा आमिर को उसने क्यों मारा और किस तरीके से मारा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।